पूरे जनपद में हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 144 अमान्य विद्यालय प्राप्त हुए हैं जो कि किसी न किसी तरीके से वो चलाए जा रहे हैं। गाजीपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी और युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करने वाले हेमंत राव सर के साथ एक खास मुलाकात। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में किसी विद्यालय गए थे आप और लोगों को देखकर ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक अधिकारी होके बच्चों के सामने आप पीटी कर रहे थे, कैसा लगा आपको? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमें सबसे पहले बच्चों के भविष्य के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो उसमें अधिकारीपना जैसी कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। हम सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो परिषदीय विद्यालय में हो, चाहे वो निजी विद्यालय में हो, चाहे सहायता प्राप्त विद्यालय में हो, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना बहुत अनिवार्य है। तो मैं यही करने का प्रयास कर रहा था कि बच्चों के साथ पीटी करके मैं उनको यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। इस प्रकार बच्चों को प्रतिदिन एक्टिविटी के रूप में स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन के आधार पर पीटी, एक्सरसाइज या कोई भी खेल कूद से संबंधित गतिविधियां ज़रूर करनी चाहिए, जिससे उनको कहीं ना कहीं एक साथ सामूहिक क्रियाओं को करने में, नेतृत्व प्रदान करने में या सामूहिक निर्णय लेने में भी खेलकूद बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। आईएएस बनना चाहते थे, आज गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और मैं ज़रूर उन दर्शकों तक चाहूँगा एक सर की आवाज़। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जब मैं गया था तो निश्चय ही मैं एक आईएएस के रूप में अपने आप को देखना चाहता था, लेकिन अंतिम रूप से मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी यदि मैं प्रांतीय सेवा में अगर सफल हुआ हूं तो मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है और जिस सेवा में मैं शामिल हुआ हूं वो प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विसेज पीएस के नाम से जानी जाती है। तो मैं युवाओं को भी बताना चाहूँगा कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्ययोजना बनाएं और कार्ययोजना के ऊपर बहुत ही ईमानदारी से और अनुशासित रह करके यदि प्रयास किया जाए तो सफलता अतिशीघ्र पाई जा सकती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी भी सेवा में जाएं, सेवा में जाने के बाद भी अपने कर्तव्यों, अपने उत्तरदायित्वों को ज़रूर फॉलो करें, अच्छे से काम करें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। विद्यालय की ओर कूच करता है एक छोटा सा बच्चा, तो माता पिता के बाद अगर कोई उसे अपना हो तो वो टीचर, अध्यापक ही होता है जो कि उसे डांटता है, फटकारता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी होते हैं जहाँ पे टीचर आज भी अनुशासित कहीं कहीं नहीं होते हैं, सही समय पर शिक्षाएं नहीं दी जाती। मैं चाहूँगा हेमंत सर की वो राय क्या है कि नहीं, आपको करना है तो सही करना है। देखिए, जहाँ तक मैं बेसिक शिक्षा की बात करूँगा, बेसिक शिक्षा एक ऐसी स्तर पे शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है जब बच्चों का परिवार से अलग होना हो करके एक नई संस्था से जुड़ाव होता है। ऐसे में मेरे पूरे बेसिक शिक्षा परिवार का यह प्रयास होना चाहिए कि इन बच्चों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास करें और एक खुशनुमा माहौल जब हम बच्चों को देंगे तो अपने परिवार के, अपने माता पिता को अगर जो बच्चा छोड़ कर के आ रहा है वह एक नए और अच्छे वातावरण में जब अपने आप को देखेगा तो वह निश्चय रूप से ही उसके अंदर जिज्ञासा और भी बढ़ेगी, विद्यालय और भी नियमित रूप से आएगा। तो मेरा यह लगातार प्रयास रहता है कि मैं अपने शिक्षकों से सीधे संवाद करके उनसे यह अपील करूं, उनको बताऊं कि लगातार आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे विद्यालयों का वातावरण हम बहुत ही खुशनुमा और अच्छा बना सकें। जैसा कि आपने अभी पहले प्रश्न पूछा कि पीटी, तो ये सारे वो प्रयास हैं। सुबह अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज कराएंगे तो उनकी एक्टिविटी में भागीदारी होगी।
एक तो स्वस्थ रहेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके साथ ही साथ उनका दूसरे साथ के बच्चों से इंटरेक्शन होगा जो दूसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। सपोज़ दैट कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे का कक्षा 2, कक्षा 3, 4, 5 इसी तरह क्रमशः एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होगा, तो वह एक दूसरे से भी एक साथ रह करके विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सीखते हैं। इसके साथ साथ जब एमडीएम को खाने की बारी आती है तो उस समय बच्चों को साफ़ तरीके से हाथ धोने के बारे में बताना, हाथ धुलवाना और एक साथ सामूहिक भोजन कैसे करते हैं इसके बारे में बताना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे शिक्षक उनको बताएं तो निश्चित ही रूप से बच्चे न सिर्फ पौष्टिक भोजन करेंगे बल्कि एक सफाई की प्रक्रिया के अंतर्गत करेंगे, तो उनको भी ये पता चलेगा कि घर पे जा कर के भी वो बता सकते हैं कि अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से भी कि हमें इस प्रकार से नहीं, साफ़ सफाई से अच्छे ढंग से कार्य कराना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी जो शिक्षक ऐसे कामों को करने में पिछड़ जाते हैं, प्रयास रहता है कि उनको सकारात्मक तरीके से बताया जाए, उनका सहयोग किया जाए। इसके बावजूद भी यदि कहीं नकारात्मकता रहती है तो विभिन्न प्रकार की दंड प्रक्रियाओं के माध्यम से भी मजबूरन हमें वो कदम उठाने पड़ते हैं जिससे कि बच्चों को एक बेहतर माहौल प्रत्येक विद्यालय में हम दे सकें। सर, आपके कार्यकाल में गाज़ीपुर जब आपने पद अपना आसीन किया, कोविड की महामारी में भी लगातार बच्चों ने अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी दी। इस समय तक कितने बच्चे पंजीकरण हुए हैं? मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष में 2,89,000 नामांकन हमारे विद्यालयों में था। हमें नवीन नामांकन का 62,389 का लक्ष्य दिया गया था, जो कि सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए 100% से अधिक, लगभग इस समय 105% नामांकन हो चुका है, जो कि कुल 3,63,657 तक पहुंच चुका है और यह प्रेरणा पोर्टल पर भी रजिस्टर किया जा चुका है। इसके लिए मैं अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और सभी शिक्षकों को धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूँगा कि उनके लगातार प्रयासों से हमने इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लगातार ये दिशा निर्देश भी दिया और आप भी लगातार देखते हैं जो भी विद्यालय गाज़ीपुर में इस समय है जो कि उस मानक के नहीं हैं और इस समय चल रहे हैं, धरातल पे चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज एक ट्रेंड बन चुका है कि नहीं, मुझे स्कूल खोल देना, लेकिन आपकी फ़ाइल में भी वो बच्चे नहीं हैं और शासनादेश भी जारी हुआ है कि जिस समय से वो विद्यालय है लगभग हर रोज़ 10,000 का अर्थदंड भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा उन विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं उनको आप दिशा निर्देश क्या देंगे? हेमंत सर की ये एक चेतावनी है कि नहीं, आप संभल जाओ, आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो। देखिए, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा कि पूरे जनपद में हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 144 अमान्य विद्यालय प्राप्त हुए हैं जो कि किसी न किसी तरीके से वो चलाए जा रहे हैं। उनको अब खंड शिक्षा अधिकारी गण के माध्यम से नोटिस दिया जा चुका है। जो भी प्रक्रिया अंतर्गत हमें कार्रवाई करनी होंगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि यदि अमान्य विद्यालय है तो किसी भी स्थिति में वो ना चलाएं, अन्यथा नियमानुसार उन पर अर्थदंड लगाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके अलावा विभिन्न आईपीसी की धाराओं में भी, सुसंगत धाराओं में भी प्रक्रियाएं की जाएंगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं उन संस्थाओं का होगा। सर, आज मिड डे मील की काफ़ी अच्छी योजना इस समय चल रही है और आप लोगों ने काफ़ी मदद भी की है। मैं आपकी बात करूं तो बहुत सारे विद्यालयों पर जाना, इतने व्यस्त कार्यक्रम में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी है जहां पे कुछ देखने के लिए मिलता है। मैं भी ग्राउंड जीरो से जाता हूं। आपने मुझे कहा भी कि सुशील आप जा सकते हैं, मुझे आप वो रिपोर्ट दें, उन्हें आप क्या कहेंगे? एमडीएम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत हमारे यहाँ कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लगातार डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, जो कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में है, इसमें जिले स्तर के विभिन्न 12 जिला स्तरीय अधिकारी हैं जिनके द्वारा भ्रमण लगातार किया जाता है और उनसे जो भी कमियां
उनके रिपोर्ट में पाई जाती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही जहाँ भी कहीं अनियमितता पाई जाती है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और मैं आपके माध्यम से मैं सभी को यह बताना भी चाहूँगा कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और यदि कहीं से सहयोग नहीं मिलता है तो मुझे स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक रूप से मुझे फ़ोन के माध्यम से भी बताया जा सकता है, जिससे वहाँ पे उस स्पेसिफिक विद्यालय में पौष्टिक भोजन देने की प्रक्रिया को तुरंत लागू कराया जा सके। सर, लगातार इस समय गाजीपुर के विद्यालयों पर आपने चर्चाएं की। सर, जो अभिभावक हैं वो यही चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दूं कि समाज में हमारा नाम रोशन करे और आगे बढ़े, लेकिन सर ड्रेस कोड के साथ साथ एक चकाचौंध जैसी स्थिति हो गई है, जो कि आपके विद्यार्थी जीवन में जब आप बचपन में होंगे तो ऐसा कम रहा होगा, लेकिन उन विद्यालयों को मैं अंतिम बार आपसे चाहूँगा आप क्या कहेंगे। और सर इसके लिए कुछ मैं नियम प्रावधान मैं चाहूँगा आपके मुखार बिंदु से। देखिए, यह तो पूरी तरीके से अभिभावक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को पढ़ाया जाना अनिवार्य है। तो इसके तहत मैं सभी अभिभावकों से यह अनुरोध ही करूँगा कि हमारे परिषदीय विद्यालय किसी भी स्तर से कमतर नहीं है। यहाँ पे बेहतर शिक्षक भी हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों के खातों में वर्तमान समय में निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क जूता मोजा, निःशुल्क स्वेटर और निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं। जो ऊपर मैंने पुस्तकों के अलावा जो भी बताया है वो सीधे खाते में 1100 रुपये जाती हैं अभिभावकों के। इसके अलावा पुस्तकों को अलग से दिया जाता है। मध्याह्न भोजन की सुविधा अलग से है बच्चों को। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बच्चों को उनके समीपस्थ 500 मीटर, अधिक से अधिक 1 किलोमीटर पे हमारे विद्यालय अवस्थित हैं। तो अगर अभिभावकों से अनुरोध है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा शिक्षित होकर के बहुत ही समाज में अपना अच्छा योगदान दे सकता है। तो इसलिए कहीं भी पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। और यदि आप के समीप परिषदीय विद्यालय है तो वहाँ पे ज़रूर एडमिशन कराएं। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो कायाकल्प के माध्यम से हमारे विद्यालयों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। हमारे विद्यालयों में भी अब अधिक से अधिक संख्या में फर्नीचर उपलब्ध हैं, विद्युतीकरण हो चुका है, पंखे उपलब्ध हैं, बिजली उपलब्ध है, स्मार्ट क्लासेस का संचालन हो रहा है और जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही बेहतरीन पाठ्यक्रम है। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगा कि अभिभावक अधिक से अधिक अपने बच्चों को भेजें। हाँ, साथ में ही एक अंत में एक और बिंदु जोड़ना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उन अभिभावकों से भी मैं आपके माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक श्रम विभाग के अंतर्गत स्वयं पंजीकृत हैं निर्माण कार्यों में, उनके बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक रजिस्टर होने पे हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालयों में 150 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलनी तय है। बिल्कुल ही ये मिलनी है। इसके साथ ही कक्षा 6 से 10वीं तक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो प्रति माह 200 रुपये उसके खाते में जाना है। यह एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिससे बच्चे अपने आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी का खरीद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी खरीद सकते हैं, पेंसिल खरीद सकते हैं, इरेजर खरीद सकते हैं, शार्पनर खरीद सकते हैं। इस प्रकार बच्चों को प्रति माह कोई भी अतिरिक्त खर्चा घर से भी नहीं देना होगा। तो इसलिए अनुरोध है कि इस प्रकार से अगर कोई भी श्रमिक जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं वो अपना श्रम विभाग में पंजीयन भी करा लें और वो हमारे यहाँ विद्यालयों में भी हमारे अध्यापकों से मिलकर अपने बच्चे का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लें जिससे वो लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद सर, सबसे बड़ी बात की आपने। और सर, जब माता पिता जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का नाम आप लिख लीजिए, उनको मालूम नहीं कि आपका मानक है या नहीं, आपको आपके संज्ञान में वो सर सारी चीज़ें हैं, संज्ञान में है नहीं, बच्चा पढ़ भी लेता है, उससे वो प्रमाण पत्र भी दे देते हैं, जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सर से लेके जो भी आला अधिकारी हैं उनके मतलब दिमाग में नहीं है और वो प्रतियां बट जाती हैं। जब बच्चे आगे कूच करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये तो विद्यालय है ही नहीं। तो सर मैं चाहूँगा उन बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है और जब तक हेमंत सर अगर गाजीपुर ही नहीं जहाँ पर भी रहेंगे ऐसा हो नहीं सकता। सर मैं अंतिम बार ये मेरा आपसे निवेदन है कि उन विद्यालयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ज़रूर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
वर्तमान समय में डीबीटी के माध्यम से जो पैसे जा रहे हैं भावुकों के खातों में, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी तकनीक के मदद से हम ऐसे जो भी प्रॉक्सी स्टूडेंट हैं जो कई जगह नामांकित हैं उनको वीड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रेरणा पोर्टल पे यदि एक ही नाम के 2 जगह बच्चे अगर अध्ययनरत रहें तो वो एक ही जगह बच्चा एडमिशन उसका माना जाएगा और वह प्रेरणा पोर्टल पे एक ही जगह दर्ज किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि ऐसे निजी विद्यालयों में बच्चे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत मिलने पे या जानकारी मिलने पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं सुशील तिवारी, ऐसी अगर कुछ बातें होती हैं तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। क्या हमारे लिए हेमंत सर खड़ा रहेंगे? सदैव मैं स्वागत करूंगा कि आपको जब भी ऐसी शिकायतें मिली तो ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हम लोग भी ये देखें कि हमारे पास क्या कमियां हैं या क्या स्कोप है जिनको हम दूर करके बेसिक शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत बड़ी राय। दर्शकों, ये साझा करने का विषय नहीं है, इसे आगे आप ज़रूर शेयर करें। आप बुलंद आवाज़ के साथ निस्वार्थ जिस तरीके से सर ने अपनी बात को रखी, सर मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।